नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले बाजार के अंदर गिरावट ये कब तक रहेगी इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखो, आज बैंक निफ्टी क्या निफ्टी क्या, आज सभी के अंदर गिरावट देखने मिली। कारण कारण है डोनाल्ड ट्रंप। अकेला ट्रंप पूरी दुनिया पे भारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बयान दिया है। उस बयान में उसने कहा है कि जो नाटो देश हैं उन देशों को ग्रीनलैंड पे हम कब्जा करेंगे तो साथ आना चाहिए। और क्यूबा पे उनने अभी बोल दिया कि जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के, वो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे। उनके ट्रूथ सोशल पे लिखा उन्होंने। और इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी होगी कि रूस ने अपनी जो पनडुब्बी है ना, वो पनडुब्बी वहां ले जाकर खड़ा कर दी। तो जो तनाव है ना, जो आज शेयर बाजार में गिरावट देखने के लिए मिल रही है ना, उसके पीछे वजह जो है ना, ये है अनसर्टेनिटी। क्योंकि ट्रंप अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं। वो कब क्या कर देंगे इस बात का उन्हें भी खुद भी मालूम नहीं है। अभी उन्होंने कल एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मैं नाटो से नहीं हूँ, नाटो मेरे से है। अगर मैं हूँ तो नाटो है। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है कि मुझे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ खड़ा होता है कि अगर मुझे नाटो की आवश्यकता पड़ी तो क्या मुझे नाटो साथ देगा। मतलब इशारा उनका साफ था कि अगर मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा तो क्या नाटो देश साथ आएंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो नाटो देश हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग सा धड़ा बनाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पे भारत से भी सहयोग मांगा है कि आपका क्या विचार है। लेकिन भारत अपनी हल्दी मिर्च में परेशान है। भारत ने कहा देख भाई, और बात सारी ठीक है, इस मामले में चर्चा नहीं करना, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। 500% के टैरिफ की हुड़की दे रखी है उनने। और अभी टैरिफ 25% एडिशनल टैरिफ लगा। मेरे एक दोस्त है, मित्र हैं बसंत जी, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो रूस मतलब अमेरिका और ईरान का जो तनाव बढ़ रहा है, इससे किन कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा या बाजार पे कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, हम सबसे पहले ये समझ लो कि हम ईरान को बेचते क्या हैं। ये जाहिर सी बात है, चाय हम ईरान को बेचते हैं। हम जो मतलब दवाइयाँ बेचते हैं। और हम क्या बेचते हैं, चावल, बासमती चावल बेचते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, उमा एक्सपोर्ट है, एल एंड टी फूड है ना, जो चाय बेचती हैं, उन कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दवाइयाँ वाले जैसे फार्मास्यूटिकल है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है। आज जो देख रहे 2 दिन से जो फार्मा वाला सेक्टर है वो भी दबाव में है। और जो FMCG है, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, उनमें भी दबाव देखने के लिए मिल रहा है। तो कारण यही है कि ईरान वाले मुद्दे पे कहीं ना कहीं टेंशन बनी हुई है। क्योंकि 75% का टैरिफ हो जाएगा, 50% तो ऑलरेडी हम ही झेल रहे हैं। वो 25% एडिशनल टैरिफ है, मतलब 75% टैरिफ। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की कंपनियां व्यापार नहीं कर पाएंगी, इसमें कोई भी दो मत है नहीं। सीधी सी बात है। तो क्या होगा, जो कंपनियां वहां व्यापार कर रही उन कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन साथियों, एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अभी जो प्री बजट रैली है ना, वो अभी पेंडिंग है। अभी देखो क्या है, आज तारीख हो गई तुम्हारी 14, 15 की छुट्टी है, 16 को बाजार खुलेगा, 17 18 की छुट्टी है तो 19 को बाजार खुलेगा फिर। और मात्र बचे हैं 2 हफ्ते बीच में। 1 तारीख को तो आना है बजट। भाई 1 फरवरी को संडे का दिन है, तो बजट आना है। तो ये मान के चलो बीच में 2 हफ्ते हैं, तो एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग सेशन। टोटल 10 दिन बीच में बचे हैं। 10 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। जो प्री बजट रैली होती है वो भी पूरी पेंडिंग पड़ी है। तो अभी बजट की रैली पूरी पड़ी है। तो अभी जो बाजार रिएक्ट करेगा ना, वो ट्रंप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट में क्या आने वाला है उस पे। उसको लेकर के बाजार रिएक्ट करने वाला है। ये कब से, अगले हफ्ते से चालू हो जाए, चाहे तो 19 तारीख से चालू हो जाए। लेकिन मैं सबसे पहले आपकी शुरुआत कर लेता हूँ। IPO के बारे में बताऊंगा। मैं पहले ये बता दूं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो क्या है, आज जो बाजार के अंदर गिरावट है ना, उसके पीछे जो वजह निकली है ना, वो वजह निकली है FII। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, अगर लॉन्ग टाइम की उनकी पोजीशन देखोगे ना, FII की लॉन्ग पोजीशन अभी भी 8% पे बनी हुई है। मतलब गिर गई है। पहले 12 13% पे हो गई थी, घट के 8 पे आ गई है। और आज भी 4781 करोड़ रुपए की विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली करी है। और वहीं जो रुपये में जो दबाव आ रहा है, वो दबाव कहीं ना कहीं FII को और भी बेचने पर मजबूर कर रहा है। वहीं अगर DII की बात करेंगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5217 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो DII कुडी में इसका जो पूरा का पूरा शेयर देना चाहूंगा, वो देना चाहूंगा रिटेल निवेशकों को। क्योंकि वही SIP के माध्यम से पैसा डालते हैं, वही फंड मैनेजर के पास जाता है और फंड मैनेजर उसको SIP का या मतलब जो भी स्टॉक खरीदता है। तो इसका श्रेय पूरा का पूरा है हमारे भाइयों को, जो रिटेल भाई SIP के माध्यम से डटे हुए हैं। पर बाजार में पैनिक किस लिए है? पैनिक इसलिए है कि जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो जो लोग हैं ना, वो चिंता में है। चिंता किस बात की है उन्हें? उन्हें चिंता इस बात की है कि यार इसका पता नहीं है कि ये क्या करते। शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक दिन शेर आ ही जाए।
हमला करूंगा, हमला करूंगा, हमला करूंगा। अभी ट्रंप ने एक बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हें सहायता पहुंच रही है। सहायता कौन सी पहुंच रही है? अब वहां के लोगों को एक उकसाने वाला बयान दिया, ईरान के लोगों को बोला कि आप जो वहां के सैन्य मतलब सरकारी दफ्तर हैं उन पर कब्जा कर लो, जो उनके हथियार है उन पर कब्जा कर लो, तो और तुम्हें जल्द ही सही सहायता आ रही है। तो वो सहायता कौन सी आ रही है? एक तो डराने वाला जो बयान है ना वो भी सामने आया ना कि तुम्हारी सहायता आ रही है। इतना तो सब लोग मान चुके हैं कि भाई अमेरिका ईरान के ऊपर हमला तो करेगा, और ईरान कई बार अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव दे चुका है कि आप हमसे बैठकर टेबल पर बात कर लो। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि लगभग 2571 लोग, मतलब 2571 लोग जो है ईरान में मारे जा चुके हैं। इस बात को ईरान ने भी, ईरान का जो सरकारी चैनल है उसने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ 2571 लोग मरे हैं। और कौन मरे हैं? वो लोग मरे हैं जिनकी एज 30 साल से कम में थी। तो इसका मतलब, हालांकि ईरान ने उसको दूसरी तरीके से पेश किया है। ईरान ने कहा है कि जो हम मोसाद के जो एजेंट हैं उनमें उनके हुए आतंकवादी उसमें गिरोह में इतने लोग मारे गए हैं, मुठभेड़ में मारे गए हैं, मतलब इस तरह से पेश आया जिससे ऐसा ना लगे कि ईरान की तरफ से कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन अमेरिका की जो मीडिया एजेंसी है, अमेरिका की जो मानव कल्याण एजेंसी है, उसने ये खबर निकाल के दी है कि आदमियों की मरने वालों की जो खबर है वो ज़्यादा है और ईरान इसे छुपा रहा है। हालांकि अमेरिका ने बोल दिया है, ट्रंप ने बोला है कि आप कभी भी जो आपके यहाँ प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई मत करो। अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करोगे तो उस जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। ऐसी खबरें चलती हैं क्योंकि ये देखो, अमेरिका ने, आपने देखा होगा, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है, तो उन्होंने MAIR कर रखा था, मैं मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात कर रखा था इसने। इस जो उसने टोपी लगा रखी थी वो तो किस तरह संकेत थी? संकेत इसी और थी कि कुछ भी हो सकता है। इस तरह जहां बाजारों के अंदर जब भी दोनों देशों के अंदर तनाव की स्थिति होती है तो दिक्कत वो नहीं है तनाव बनेगी, दिक्कत ये है कि अगर अमेरिका हमला कर देता है बॉम्बर से या किसी भी तरह से एयर स्ट्राइक कर देता है, उसके बाद में वर्ल्ड की प्रतिक्रिया क्या आएगी? चीन क्या प्रतिक्रिया देता है, रूस क्या प्रतिक्रिया देता है? क्योंकि ईरान के अंदर ज्यादातर निवेश किसका है? चीन का है। ये तुम्हारा वेनेजुएला का अंदर किसका निवेश था? ज्यादातर चीन का था। तो चीन क्या करता है? देशों को उधार देता है, कर्ज देता है, उसके बदले में जो उसके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं ना, उन पे कब्जा कर लेता है चीन। चीन की पहली फिलोसफी रही है कि वो कर्जा देता है और कर्जे के बदले में जो उनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे कब्जा कर लेता है। ईरान का जितना भी क्रूड ऑयल निकलता है ना, उसका 80% अकेला चीन को जाता है। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप सोच रहे हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर वेनेजुएला का तेल इन्होंने बाधित कर दिया, हालांकि वेनेजुएला से इतना पूरा विश्व में तेल सप्लाई नहीं होता ज्यादातर। अब ईरान का तेल अगर सप्लाई में डिस्टर्ब होगा तो रूस से तो पहले ही मना कर रहा है कि रूस से आप ऑयल नहीं लोगे, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। वेनेजुएला डिस्टर्ब कर दिया उनने और ईरान को और डिस्टर्ब कर रहा, तो आप वो चाहते क्या होगी? आप पूरा का पूरा तेल अमेरिका से खरीदो, यही तो चाहते हो। और इससे एक अधिकार करना चाहते हो कि हम जो बोले वो सही है। ट्रंप का ऐसा मानना है कि जो मैं चाहूंगा तुमसे तो मैं वो खरीदूंगा, और तुम्हें जो मैं बेचूंगा वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलती जो विदेश नीति होती है ना, जो डिप्लोमेटिक होती है ना, वो ऐसे नहीं चलती। हालांकि वो इन चीजों को नहीं मानता। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बोलता है कि भाई जहां अपने देश के हितों के बारे में, जहां आपको अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छा चीज लगे, अच्छे 2 पैसे कम में माल मिले, वहां से ले। हम तो 2 रुपए कम, अगर कोई हमें गिलकी देना, यो हमें आलू 8 रुपए किलो दे रहा, सामने वाला 10 रुपए किलो दे रहा, और सामने वाला 6 रुपए किलो दे रहा, तुम 6 वाले मिलेंगे। 2 रुपए के चक्कर में तुम आलू वाला बदल देते हैं। और वो चाहता है कि हाँ, रूस हमें $32 प्रति बैरल क्रूड ऑयल दे रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं तुम तो मेरे से खरीदो $65 प्रति बैरल में। भाई हवा हमें आधे रेट में मिल रहा है, बोल रहे नहीं मैं टैरिफ लगा दूंगा। अल्टीमेटली, अब मैं पूरी पूरी बात पे आऊंगा। अमेरिका क्या चाहता है कि तुम्हें तो मैं जो बेचूं वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। और तुम्हें जो मैं चाहूं वो तुमसे मैं खरीदूं, ये नहीं चलता। दरअसल अगर अमेरिका को सबक सिखाना है ना भारत को, तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी दिमाग से अगर बताऊं तो भारत को जेनरिक दवाइयाँ बेचनी बंद कर देनी चाहिए अमेरिका को। बोले हमें एक्सपोर्ट ही नहीं करनी, कोई टैरिफ नहीं, कुछ नहीं, बोले हमें एक्सपोर्ट ही नहीं करनी। अमेरिका का जो माइक्रोसॉफ्ट है, बोले नहीं हमें नहीं करना, अलग से डिजिटल टैक्स लगा देना चाहिए। गूगल पे जितने भी इनके प्रोडक्ट है अमेरिका के, उन पे डिजिटल टैक्स और बढ़ा देना चाहिए। और ये क्या घुटने पे आ जाएंगे? कब आएंगे? हमारे पास में कोई ऐसा दरअसल वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है ना। हम क्या कपड़ा बेचते हैं? कपड़ा की जो उसकी मांग है वो पाकिस्तान भी पूरी कर देता है, बांग्लादेश पूरी कर देता है। वैल्यू प्रोडक्ट है चीन के पास में।
चीन से डायरेक्ट अमेरिका भिड़ना नहीं चाहता, हाथ भारत का मोड़ रहा है। पर रूस जो अमेरिका का दुर्विरोधी है, तो रूस से तो उसकी 36 का आंकड़ा है ही ना, और चीन से वो डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि चीन से अगर वो भिड़ा, चीन ने अपने रियर मटेरियल रोके, तो उसकी कंपनियों में जितने भी बोइंग एयर, जितने फाइटर जेट का इंजन बनने हैं, जितनी मिसाइलें बननी है, उन्हें खत्म तो वो चीन से भी नहीं भिड़ना चाहता, वो चाहता भारत का हाथ मरोड़ के और मामले को घुसाया जाए। लेकिन भारत की भी अभी स्थिति बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है। टाइट इसलिए चल रही है, आपको पता है, $10 बिलियन हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यार जब हम, मान लो सपोज करो, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, अभी पिछली बार का जो क्वार्टरली का नतीजे आए थे ना हमारे, वो क्वार्टरली हमने 8,500 करोड़ रुपए का ट्रेड डेफिसिट में रहे थे, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हमने, उदाहरण से समझ लो कि 20,000 करोड़ रुपए का सामान तो खरीदा और 12,000 करोड़ रुपए का या 11,500 करोड़ रुपए का माल बेचा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे फॉरेन रिजर्व जो ट्रेड डेफिसिट में रहा ना, अकाउंट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, वो रहा 8,500 करोड़ का। तो हमारा 8,500 करोड़ का अकाउंट ट्रेड डेफिसिट में रहा था। अब ऐसे ही अगर घटता रहेगा तो कब तक चलेगा? कारण ये है ना कि जो टेक्सटाइल कंपनियां, उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो जो चल रही है ना, उनके पीछे कारण ये है कि सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के जरिए चला रखी है उन्हें, कि यार ठीक है थोड़ा सा दे दो। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है नहीं तो। पहली बात तो ये है, जब दो देशों के बीच में मतभेद बढ़ते हैं ना, तनाव बढ़ता है ना, तो जो मेटल है ना, या तुम्हारा जो चांदी है, सोना है, उनके अंदर उछाल आता है। ये जो सोना चांदी के अंदर उछाल आ रहा है ना, जो एक तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, दूसरा अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्यूबा पे हमला हो जाए, तुम्हारा ग्रीनलैंड पे हमला हो जाए, ईरान पे हमला हो जाए, और अगर इनकी तरफ से प्रतिक्रिया चीन ने दे दी, तो क्या नाटो पे हमला मान लिया जाएगा? भाई अगर उनने ईरान पे हमला करा, ठीक है, या सपोज करो किसी दूसरे देश पर हमला करा, और जवाबी कार्रवाई में इन्होंने अमेरिका को हमला कर दिया, तो अमेरिका के ऊपर हमला करते ही आर्टिकल 5 जो उनका नाटो देश का आर्टिकल 5 चैप्टर 5 है, उसका उल्लंघन हो गया, क्योंकि एक देश पर हमला मतलब 32 देश पर हमला, और 32 देश पर हमला मतलब क्या है, 32 के 32 देश इसे मिलकर मारेंगे। परिस्थिति ये है कि कब क्या हो जाए। इंडिविजुअल स्टॉक जरूर आपको दिख रहे होंगे कि भाग रहे, लेकिन जब तक कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो, जैसे मतलब एक आई एफ सी आई करके एक कंपनी है, दरअसल उस कंपनी में कल 12-13% की एकदम से तेजी आई है। क्या हो गया ऐसा? कंपनी की वैल्यू है 10-12 हज़ार करोड़ रुपए, और उस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिस कंपनी के पास में ऑलरेडी, मतलब जो अभी एनएससी का आईपीओ आने वाला है, उसमें 6% के आसपास की हिस्सेदारी है, और उसमें 55% उनकी सब्सिडरी की हिस्सेदारी है। अगर उसकी वैल्यूएशन निकाल के देखी जाए ना, तो लगभग वो बनती है 13,000 करोड़। तो जितनी कंपनी वो कुल नेटवर्थ लिए बैठी है ना, कुल वैल्यू है ना उसकी, उतनी की तो उसके पास में एक तरह से एसेट होल्ड है, मान लो। क्योंकि अगर एनएससी का आईपीओ आता है 1 लाख करोड़ के आईपीओ में, तो समझ लो उसकी तो वैल्यू फ्री होगी, शेयर फ्री हो गया। और लोग बाग ऐसा बताते हैं, मैं नहीं बता रहा, कि हो सकता है जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहा है कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, हो सकता है डबल हो जाए, मैं नहीं बोल रहा, होगा नहीं होगा, अपने वित्त सलाहकार से पूछ लो। सबसे पहले एक अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात यह है, अगर आपने बीसीसीएल का आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है, तो 60% का जीएमपी मिलने की उम्मीद है, 14 रुपये प्रति शेयर, मतलब ये समझ लो 35 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, 8,400 रुपये आपके 13,800 रुपये के निवेश पे बन सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। अब बात करें जो बजट है, बजट में रेलवे को अलग से कुछ बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वंदे भारत और नमो भारत करके सरकार और भी ज़्यादा ट्रेनें चलाने के ऊपर विचार बना रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर है, इस पर सरकार फोकस कर रही है। और सरकार का फोकस कहाँ रहेगा? सरकार का फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पे इस बार, क्योंकि सरकार जो चाह रही है ना, अभी हमने जर्मनी के साथ में 6 पनडुब्बियों को लेकर के लगभग लगभग 76,000 करोड़ रुपए की एक डील की है कल ही। वो डील भी कहीं ना कहीं यही दर्शा रही है कि भाई सरकार भी चाह रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे तो सरकार को अलग से कुछ निकाल कर रखना पड़ेगा। और जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर तुम्हारा, मैं कंपनी केवल नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, नॉलेज मरीन है, तुम्हारा गार्डन शिप यार्ड है, तुम्हारा वो एक है तुम्हारा यार, दीपक डिफेंस है, तो दीपक डिफेंस है क्या, कृष्णा डिफेंस है, दीपक डिफेंस नहीं, कृष्णा डिफेंस है। ऐसी कंपनियों को अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पैसा मिलता है, तो इन्हें बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक तरह के इनसे प्रॉक्सी हैं। और जब तक कोई डील को लेकर के खबर ना आ जाए, जब तक बाजार में अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन अगले हफ्ते से बाजार थोड़ा सा मुंह दिखाएगा। आज अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने अभी एक और बयान दिया है। उस बयान से
चिढ़ गया है रूस। रूस ने अपनी पनडुब्बी ले जाकर खड़ा कर दिया वहां पे। हमला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ ऊँट बैठेगा। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि ट्रंप ने अपने कोर्ट को बोल दिया है कि अगर आपने ये जो टैरिफ है ना, उस टैरिफ को गलत सिद्ध कर दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। वो तो मालूम है क्योंकि अमेरिका के पास में $36 ट्रिलियन का कर्ज, $38 ट्रिलियन का कर्ज है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और 660 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो इस साल मैच्योर होने वाले हैं, मतलब $4 ट्रिलियन के। तो अमेरिका को या तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं देगा तो सब रोल ओवर करेगा, रोल ओवर करेगा तो मार्केट में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी तो अमेरिका के डॉलर का दबाव आएगा। अमेरिका का पहले ही जो जेपी मॉर्गन बैंक है वो तो बड़े स्केल पे चांदी को शॉर्ट करके बैठा है, और चांदी की फिजिकल में है नहीं डिलीवरी, और फिजिकल में डिलीवरी है नहीं तो खरीद के कहाँ से देगा। कि स्टॉक मार्केट का नियम है कि अगर आप कोई शेयर को सुबह सेल कर दो, मतलब शॉर्ट कर दो, और वो वहां से शेयर भाग जाए तो आपको लॉस होता है ना। तो आप लॉस करके बैठे हो तो कब तक रोल ओवर करो जाओगे, कभी तो आपको देना पड़ेगा ना। और जो चांदी का फिजिकल रेट है वो रेट है $120 पर आउंस का, चाहे आप अमेरिका की ले लो, चीन की ले लो, जर्मनी की ले लो। और जो पेपर रेट है, पेपर रेट 80-90 रुपए पर आउंस का है, $80-90 पर आउंस का। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब तक ये नहीं मान लो, देखो मैं फिर वही बात कर रहा था, हालांकि एस जयशंकर की मार्को रूबियो से बात हुई है, अमेरिका के विदेश मंत्री से, कि भाई डील को लेकर के बात चल रही है और उनको आगे पीछे करो। लेकिन भाई वही फिर बात है, शादी बसंती से करनी है, मौसी के खुश होने से क्या होता है। ये तो मौसी है मार्को रूबियो। जब तक ट्रंप नहीं बोलते तब तक मैं सहमति नहीं मानता कि भाई हो जाएगा। और ट्रंप, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि यार इतना ताकतवर आदमी में ऐसा कैसे डिसीजन ले सकता है। कुछ भी बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि नहीं। अभी एक दिन बोल रहे थे कि मैं मोदी जी मुझे खुश नहीं कर पाए, अगले दिन बोल दिया कि मैं मोदी जी को खुश नहीं कर पाया। आदमी है क्या है। अभी एक को एक बयान आ रहा है कि उसे गाली बक दी किसी पत्रकार को, ऐसे करके उंगली दिखा दी। तुम देश के राष्ट्रपति हो यार, कुछ भी कर रहे हो, मतलब गाली दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या है यार। मतलब कुछ भी, जो एक तो बताओ, इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती। इनने बोल दिया कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, जो मैं बोल दूं वो इंटरनेशनल कानून है, मेरे हिसाब से जो मैं बोलूंगा वो होगा। तो जब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी ताकत पे बैठा हो, वो कब क्या कर दे। इसीलिए बाजारों में जो एफआईआई हैं और जो बड़े हेज फंड है ना, वो पोजीशन कैरी करके नहीं ले जाना चाहते। पहले तो बिकवाली का अभाव है, और दूसरा पहली तो बिकवाली का दबाव है एफआईआई की, उसके बाद में खरीदारी का अभाव है। अगर आपको कोई इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर मूवमेंट दिख रहा है तो उससे बाजार नहीं चलता। बाजार चलता है जब तक बाजार में ऑल ओवर सब चीजें सही नहीं होना, तब तक बाजार के अंदर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आपने पता चले कोई स्टॉक मूवमेंट आ रहा, आपने पकड़ लिया, भाग गया, तो तब क्या करोगे भाई। कोई स्टॉक या तो ऐसी खबरों के चलते जब बाजार ऊपर नीचे हो ना, तो बहुत ही कोशिश होने का समय होता है। जैसे ही कोई निकाल आए, हल्के से बेच के फ्री हो जाओ, फिर देखेंगे। पैसा अपने पास रख के बैठो ना, मौका देगा बाजार, फिर देगा, बहुत मौके देगा। और जब तक ट्रंप बने हुए हैं तो मौके के भंडार हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। लेकिन ईरान का ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है तो परिस्थिति ये होगी कि किस तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, रूस क्या बोलता है, चीन क्या बोलता है, भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या होने वाला है। अगर ये रूस बोल देते हैं कि, या ईरान नाटो देश पे हमला कर देता है, अमेरिका पर हमला मतलब नाटो देश पे हमला, तो नाटो के कितने देश साथ आते हैं, क्या यूरोप का एक अलग से धड़ा बन जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद, थैंक यू।